सभी विद्यार्थियों को बोर्ड की परीक्षा की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। आप पेपर अच्छी तरह से करके आए और ज्योग्राफी के लिए कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उसका एक सैंपल पेपर मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए, पैटर्न आप लोगों को पता ही है कि कौन से कितने क्वेश्चन आएंगे, आपके कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे टोटल। तो जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वस्तुनिष्ठ कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 16 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक आधा नंबर का होगा। टोटल मार्क कितने होंगे? 8 नंबर। खाली जगह होगी आपकी कितनी होगी? 10 आधे नंबर की होगी, एक खाली जगह, टोटल 5। इसके बाद अति लघुरात्मक, यहाँ पर विशेष याद रखें कितने नंबर? प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कुल 7 नंबर के होंगे। और इसमें जो आपको आंसर देना है वो कम से कम कितने शब्दों में देना? 20 से 40 शब्दों के अंदर आपको आंसर देना। ज़्यादा नहीं लिखे, बिल्कुल शॉर्ट में लिखे, जो जितना पूछे उतना ही लिखे। लघुरात्मक टोटल क्वेश्चन कितने मिलेंगे आपको? 10। एक कितने का होगा? डेढ़ नंबर का होगा। और टोटल कितने नंबर का? 15 नंबर का होगा। और इसमें जहाँ तक हो, अगर आप कोई चीज़ पूछे तो इसमें अगर आपको डायग्राम नज़र आ रहा है तो डायग्राम जरूर लिखें, और कम से कम इसका जो आंसर दे आप कम से कम 50 से 60 शब्दों के अंदर आंसर दें। इसके बाद तीसरा है, 3 क्वेश्चन आएंगे आपके दीर्घ उत्तरीय, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। कम से कम इसका आंसर 3 9 नंबर के हैं, और इसका जो आंसर दे कम से कम आप 7 से लेकर 8 या 9 लाइन तक आपका इसका आंसर लिखें। और ये जो बड़े क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। इसमें आप हो सके तो इसका वर्गीकरण करके, वर्गीकरण के साथ में आप इसका डायग्राम बनाएं और फिर करें। और अगला क्या है आपके मैप, 2 मैप होंगे, भारत और संसार का मैप 4 नंबर का होगा। इसके बाद है कि अपन बात करें आगे, सैंपल पेपर है उसको अपन देखें। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है? मानव यानी परिभाषा दी हुई है, आपसे कथन पूछा कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। और ये कथन किसका है? रेडजेल के अनुसार। और आपको पता है रेडजेल को मानव भूगोल का जनक भी कहते हैं और रेडजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता भी कहते हैं। तो ये कथन किसका था? रेडजेल का। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से जनसंख्या परिवर्तन का प्रमुख घटक किसे? जनसंख्या परिवर्तन यानी जनसंख्या परिवर्तन तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, कितने कारक घटक कह सकते हैं अपन, या कह सकते हैं आपसे कारक? कितने कारक है? 3। तो उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी फसल रोपण नहीं है? ऐसी कौन सी फसल है इसमें से जो रोपण नहीं है? कौवा रोपण है, गन्ना रोपण है, चावल रोपण है, कौन सी नहीं है? रबड़ रोपण नहीं है। वह उद्योग जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं कहलाते हैं। ऐसा उद्योग कौन सा जो बिल्कुल प्रदूषण नहीं फैलाता? वो कहलाता आपके स्वच्छंद उद्योग। सिलिकॉन घाटी कहाँ पर आई हुई है? इसमें पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क या सैन फ्रांसिस्को वहाँ पर आई हुई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, भारत की प्रथम विधिवत संपूर्ण जनगणना कब आयोजित की गई है? इसमें पूछा भारत की प्रथम विधिवत संपूर्ण जनगणना कब हुई? याद होगा आप लोगों को 1881 के अंदर, या 1873, या 1872, या 1981। तो इसमें से कौन सा? इसमें पूछा भारत में प्रथम विधिवत जनगणना कब से हुई थी? तो 1881 से हमने भारत में प्रथम जनगणना यानी दशक की जनसंख्या कब से शुरुआत की गई थी? तो अपन कह सकते हैं दशक की जनगणना जो हुई थी वो 1881 से हुई थी। जबकि भारत की जो प्रथम जनगणना हुई थी कब हुई थी? 1872 के अंदर। यहाँ पर विधिवत नहीं, तो यहाँ पर आपसे पूछा विधिवत। भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख प्रकार, कितने प्रकार की ग्रामीण बस्तियां फैली हुई है भारत में? तो भारत में जो ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? ऐसी कौन सी है जो शुष्क कृषि नहीं है? याद रखना कौन सी? गन्ना, क्योंकि ये कैसी कृषि है? ये आर्द्र कृषि है। गन्ने की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए आर्द्र कृषि है। और यहाँ पूछा कौन सी नहीं है। निम्न में से किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? कौन से खनिज को तरल सोना कहा जाता है? तो देखिए कौन सा इसमें से? तांबा, लोहा, इसकी कोयला या पेट्रोलियम? पेट्रोलियम, क्योंकि कोयला को क्या कहते हैं? काला सोना। और यहाँ पे क्या पूछा आपसे? तरल सोना। मानव विकास की शुरुआत कब हुई थी? मानव विकास, और मानव विकास का जनक किसे कहते हैं? आप लोगों को पता होगा, डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक को मानव
विकास का जनक कहा जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1990 में, जिसे हम कह सकते हैं यूएनडीपी की स्थापना कब हुई? इसका मुख्यालय कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? याद कीजिए, 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लाल चना या पिजन के नाम से जाने वाली दाल है, ऐसी कौन सी दाल है जो लाल चना के नाम से जानी जाती है? चना, मोठ, अरहर या मसूर? कौन सी? अरहर। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं? परंपरागत का मतलब होता है प्राचीन काल से हम उनका उपयोग करते आ रहे हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसमें सभी। भरमौर क्षेत्र में, याद कीजिए, भरमौर क्षेत्र में कौन सी जाति निवास करती है? गद्दी, मीणा, भील या संथाल? भरमौर पर्वतीय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश। कौन सी? गद्दी, जो ऋतु प्रवास करती है। भारतीय रेलवे मंडल को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय रेलवे मंडल को मुख्य रूप से कितने भागों में? 16 मंडल में। भू निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? ऐसा कौन कौन से कारक है जो भू निम्नीकरण होता है? तो इसका जो प्रमुख कारण कौन सा? अपरदन, लवणता और भूसारता, यानी सभी। तो कुल कितने? 16 क्वेश्चन थे। 16 क्वेश्चन थे, 8 नंबर के होंगे, और एक क्वेश्चन कितने का? आधा नंबर का। इसके बाद भाग ब कह सकते हैं अपन खंड 2। देखिए, इसमें रिक्त स्थान, पहला, नियतिवाद का जनक किसे कहा गया है? तो नियतिवाद का जनक किसे कहते हैं? एफ रेडजेल, जनक या जन्मदाता। भारत की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य भोजन क्या है? मुख्य भोजन क्या है? चावल। अरवारी पानी संसद का संबंध किसके है? जल के संरक्षण से है, यानी जल को संरक्षण करने के लिए योजना शुरुआत की गई थी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 के अंदर। नसीराबाद नगर का उदाहरण कौन सा? नसीराबाद गैरिसन नगर का उदाहरण है। भारत में विश्व के अनाज का उत्पादन कितना होता है? 22% जो अनाज का उत्पादन होता है। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कौन से राज्य में होता है? मैग्नीज, तो याद कीजिए, भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उड़ीसा में। रसदार खट्टे फलों की कृषि कहाँ पर की जाती है? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर के अंदर जो कृषि की जाती है उस कृषि को क्या कहते हैं? रसदार फलों की कृषि भूमध्य सागर में की जाती है। विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यहाँ पूछा, विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत। वर्तमान में भारत का पहला स्थान, लेकिन जनगणना हुई नहीं, इसी कारण यहाँ पे पूछा, तो कौन सा लिखेंगे? भारत। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? याद कीजिए, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। कितनी खाली जगह है आपके? 10। आगे देखते अपन। इसके बाद जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनकी बात कर लेते हैं एक एक नंबर के लिए। कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के नाम लिखिए। आपसे पूछा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन से। इसमें आप जो लिखोगे, मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ, तो आप इस तरह से लिखें कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। नंबर 1 चीन, नंबर 1 चीन, और अगर देखो कितने नंबर का, तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के नाम 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संभववाद शब्द किसने दिया था? इसके जनक। क्वेश्चन नंबर 2, संभववाद शब्द किसने दिया था? तो आप लिखोगे
संभववाद शब्द, क्योंकि आप ये शब्द पूछा, लुई फेब्रे ने दिया, इतना ही लिखना जितना पूछा। फिर पूछा इसके जनक, तो जनक कौन होगा? विडोल डी लाब्लास, विडोल डी लाब्लास, यानी इसके जनक अलग हैं और शब्द देने वाले अलग हैं। फिर अब प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास, इसमें जो लिखोगे, आपसे पूछा प्रवास किसे कहते हैं, तो लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। ट्रक फार्मिंग कृषि किसे कहते हैं? तो हमने पढ़ा था, ट्रक फार्मिंग कृषि सब्जियों को काटने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रक के अंदर भरकर किसी नगर के पास पहुंचाना ट्रक फार्मिंग कृषि कहलाता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार बताइए। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार के हैं। पहला जो प्रकार है आपके कौन सा स्वामित्व के आधार पर? पहला है निजी उद्योग, दूसरा है सार्वजनिक उद्योग, तीसरा है संयुक्त उद्योग। 3 प्रकार के। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? यह पूछा जनसंख्या वृद्धि, तो 2 अलग अलग समय अंतराल के मध्य होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जल संभर क्या है? जल का संरक्षण करना क्या कहलाता है? जल संभर कहलाता है। ये सभी क्वेश्चन हैं आपके, एक नंबर के क्वेश्चन हैं। इसके बाद है आपके ये जो क्वेश्चन है भाग 4, इसमें एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 1.5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा आपसे कि आर्थिक भूगोल के 4 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। जैसे एग्जाम्पल में आर्थिक भूगोल के कितने पूछे? 4। तो इसमें जब आप लिखते हो, इसमें इस प्रकार से लिखें, और इस प्रकार से तीर का चिन्ह बना के लिखे आप। पहला हो गया आर्थिक भूगोल में कृषि भूगोल, दूसरा हो गया इसमें पर्यटन भूगोल, तीसरा हो गया संसाधन भूगोल, और चौथा इसमें लिख सकते हो आप परिवहन भूगोल। ठीक है। इसी प्रकार से आगे है प्रवास के कोई 2 प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारकों के बारे में लिखिए। प्रतिकर्ष का मतलब होता है परेशान करना और अपकर्ष का मतलब होता है आकर्षण करना। तो जहाँ पे आपको सुरक्षा मिल रही है, जहाँ पर शांति है, वो आपके कौन से हैं? अपकर्ष के कारक है। प्रतिकर्ष कारक मतलब जहाँ अशांति, असुरक्षा, शिक्षा की कमी, चिकित्सा की कमी, वो सभी जाएंगे इसमें। फिर जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? कितने प्रकार का होता है? 2 देशों के मध्य जो किया जाने वाला व्यापार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, पाशविक और बहुपाशविक। पाशविक का मतलब होता है किसी एक देश के साथ में जो व्यापार किया जाता है। बहुपाशविक का मतलब होता है बहुत सारे देशों के साथ में जो व्यापार किया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि सरकार का जो वर्तमान में है महिला सशक्तिकरण के ऊपर बढ़ावा देना है, ताकि महिलाओं को भी क्या होना? आत्मनिर्भर बनाना। इसी कारण कहा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जो इस कृषि के जो प्रमुख कारक हैं, स्थानीयकरण यानी कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों की वर्णन कीजिए। तो एक इसमें कारक कम से कम 4 कारक आपको लिखने हैं। कौन कौन से हैं? जैसे वर्षा का समय पर नहीं होना, दूसरा कृषि का वैज्ञानिक तरीकों से नहीं करना, तीसरा जो इसमें है जल की कमी, चौथा है इसमें भूमि का निम्न उपजाऊपन होना, और इसके अलावा उन्नत किस्म की बीजों का प्रयोग नहीं करना। ये सारे इसमें होंगे।
मुक्त व्यापार से आपका क्या अभिप्राय है? मुक्त व्यापार ऐसा कि जिस स्थान पर जो व्यापार किया जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है, ऐसे व्यापार को कहते हैं मुक्त व्यापार। भारतीय रेलवे को कितने भागों में बांटा गया? तो भारतीय रेलवे को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा? ब्रॉड गेज, बड़ी लाइन, दूसरा मीटर गेज और तीसरा है नैरो गेज यानी छोटी लाइन। इसके आधार पर मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में क्या अंतर है? मुख्य श्रमिक कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो वर्ष में 183 दिन से अधिक काम करते हैं उसे मुख्य श्रमिक कहते हैं, और दूसरा सीमांत श्रमिक जो 183 दिन से कम काम करते हैं ऐसे श्रमिकों को सीमांत श्रमिक कहते हैं। चावल की कितनी किस्में हैं? नाम लिखिए। चावल की किस्में मुख्य रूप से कितनी है? 3 किस्में हैं। कौन सी? ओस, अमन और बोरो। इसी प्रकार से छोटे क्वेश्चन थे। इसके बाद अगले देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं। बड़े क्वेश्चन, इसमें जो बड़े क्वेश्चन है वो है आपके, देखिए, प्राथमिक एवं द्वितीय व्यवसाय का वर्णन कीजिए। कौन कौन से प्राथमिक व्यवसाय के अंदर शामिल किया जाता है और किन किन को द्वितीय व्यवसाय में शामिल किया जाता है। फिर है विश्व पार महाद्वीप रेल मार्ग का समझिए। विश्व पार महाद्वीप रेल मार्गों को कितने भागों में बांटा गया? तो 4-5 जितने भी इसके भाग है आपको कम से कम 4 लिखने हैं। वर्षा जल संग्रहण की 3 विधियों का वर्णन कीजिए। 3 विधि पूछी, किन कौन कौन से ऐसी विधि है जिनके द्वारा जल को अपन संग्रहण कर सकते हैं। और अगला भाग है आपके 6 नंबर, बड़े क्वेश्चन है। विश्व की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। सभी कारकों का वर्णन करना, भौगोलिक कारक है, आर्थिक कारक है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, इन कारकों का वर्णन करें। पॉइंट बना के इसका वर्णन करें। या अथवा में मिलेगा अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? इनके 4 प्रकार का वर्णन कीजिए। जो वर्तमान में जिन ऊर्जा स्रोत को काम में ले रहे हैं उसे हम कहते हैं अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, जैसे जैव ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायो ऊर्जा, ये सभी इसमें आएंगे। या भारत में उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। किसी स्थान पर अगर आप उद्योग लगाना चाहते हो, कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं? तो आप सबसे पहले कच्चा माल है, जल है, विद्युत शक्ति के साधन है, परिवहन है, संचार है, पूंजी है, सरकारी नीतियाँ, वो सभी उद्योग को प्रभावित कर रहे हैं। या स्वेज नहर का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन बड़े हैं उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन है मानचित्र आधारित प्रश्न कि भारत के मानचित्र में निम्न को अंकित कीजिए। यानी आपको क्या करना? भारत का मैप बनाना। तो मान लीजिए भारत का मैप बनाने क्या क्या पूछ रहा है इसमें आपसे पूछ रहा है मुंबई। तो आप लोगों को पता है मुंबई यहाँ पर आया हुआ है, तो यहाँ लिखे आप मुंबई, क्योंकि ये जो मैप है आपके लिए, ये 2 मैप कितने अंक के हैं? 4 अंक के, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर पूछा दिल्ली, तो दिल्ली जो आया हुआ है यहाँ पर इस तरफ आप लिखे दिल्ली। इसके बाद उदयपुर पूछ लिया इसमें, तो उदयपुर हमारे राजस्थान के है, दक्षिण के अंदर राजस्थान के है, तो यहाँ राजस्थान है और राजस्थान के दक्षिण में लिखे उदयपुर। इसके बाद में विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है जो नहर के माध्यम से जुड़ा हुआ है, तो ये लिखे विशाखापट्टनम। इसके बाद आपसे पूछा ये कितने हैं? 4 चीज पूछी जाएगी, कितने नंबर की मिलेगी? 2 नंबर की, कि विश्व के मानचित्र में अंकित कीजिए। विश्व का मैप दिया हुआ रहेगा, आपको क्या पूछा? मास को, तो संसार के मैप के अंदर आपको दर्शाना है। पहला पूछा आपसे मास को, देखिए मास को क्या पर आया हुआ है, तो याद रखें यहाँ पर मास को। इसके बाद पूछा न्यूयॉर्क कहाँ मिलेगा? आपको पता ही है कौन सा महाद्वीप के अंदर मिल रहा है? ये आया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर यहाँ पर आया हुआ कौन सा? न्यूयॉर्क, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क। इसके बाद में लंदन पूछा, तो याद रखना लंदन जो आया हुआ आपके बीच के अंदर, ये 0 डिग्री है, यहाँ पर आया हुआ लंदन। और पर्थ कहाँ पर मिलेगा? ये आया हुआ ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ वाला जो भाग है कौन सा? पश्चिमी भाग के अंदर आया हुआ पर्थ। इस प्रकार से आप मैप को देख कर जाए, अच्छे से पेपर करके आए, और आपको पेपर के लिए, एग्जाम के लिए अगेन एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक।